हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़ॉल्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक्स हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के बारे में कि हमारे पास क्या-क्या क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो हम बात करेंगे आज सारे के सारे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जितने भी हिमाचल के पोर्शन में जो हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला हमारे पास क्वेश्चन है क्या? बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। कि देखो एग्रीकल्चर में हमारे पास कितने परसेंट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दी जाती है। देखो एग्रीकल्चर से दो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर याद रखने हैं डाटा से रिलेटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर के दो डाटा आप याद रख लो, एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो पहली बात है हमारे पास इसके किसके बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। और दूसरी जो हमारे पास बात है इसकी है इकोनॉमी की। ठीक है, इकोनॉमी में मतलब आप समझ लो ये दोनों को दोनों इकोनॉमी का ही सेक्शन है, एम्प्लॉयमेंट का भी। और इकोनॉमी का जो मेन आता है हमारे पास वो आता है ग्रॉस की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, बट यहाँ पर जब इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का आया था तो उसमें कहा गया था ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर में ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड हिमाचल प्रदेश क्या एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एंड इट्स अलाइड सेक्टर। अलाइड सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के साथ जितने भी सेक्टर लगते हैं उन सब का ये डेटा दिया हुआ था। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर के बारे में यहाँ पर कहा गया था इकोनॉमिक सर्वे में। इसमें क्या कहा गया एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर की हिमाचल प्रदेश में जो एम्प्लॉयमेंट है लगभग लगभग 58% के अप्रॉक्सीमेटली, या आप यहाँ पर अगर देखना चाहो तो 58.71% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। कहाँ पर? एग्रीकल्चर में, स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में जो स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है एग्रीकल्चर में ही देखने को मिलती है। और एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो बैकबोन है इकोनॉमी की वो है क्या? आपके पास एग्रीकल्चर है। और ग्रोस की स्टेट वैल्यू एडेड में, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में होता क्या है? देखो जैसे ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि हमने क्या किया, कितना परसेंट हमने मतलब कितना हमने एक साल में पूरे के पूरे चीजों को प्रोड्यूस किया और उससे पैसा कमाया। इस ग्रोस वैल्यू स्टेट एडेड में होता क्या है, कुछ टैक्सेस को यहाँ पर कट कर दिया जाता है और साथ साथ में सब्सिडी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है या ऐड कर लिया जाता है। तो इसमें क्या कहा था, लगभग लगभग 13.70% एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूटेड इनटू द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में कितने परसेंट की कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है? 13.70% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कितनी जनरेट करता है? तो हिमाचल प्रदेश का जो आपके पास एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर जो है हमारे पास लगभग लगभग 58.7% क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करते हैं। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन द रूरल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। की हिमाचल प्रदेश में जो गांव के जो एरिया है वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देता है। और एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इज द 58.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू हिमाचल प्रदेश ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। ठीक है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड के बारे में कह रहा है। जीडीपी अलग बात है, ग्रोस स्टेट वैल्यू अलग बात है। ठीक है, तो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 13.70%। ठीक है, मतलब इतना परसेंट हमारे पास क्या रहता है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में इसकी कंट्रीब्यूशन रहती है एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो हमने इकोनॉमी में दो चीजें बात की, एक तो एम्प्लॉयमेंट की बात हमने की और दूसरी हमने बात की किसके बारे में, जीएसवीए, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में। तो ये दोनों से दोनों हमारे पास इकोनॉमी से रिलेटेड ये हमारे पास बातें थी कि एग्रीकल्चर हमारे पास इकोनॉमी में किस तरीके से यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे देखें। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया 13.70। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ डज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इकोनॉमी में किस तरीके से हिमाचल प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है? देखो इकोनॉमी के एग्रीकल्चर के पहली बात, देखो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी इन द स्टेट। ठीक है, कि बैकबोन है हमारे पास एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द स्टेट। ठीक है,
it generate employment as well as it also contributed a huge it also contribute into the आपके पास इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो किस तरीके से ये आपके पास क्या करता है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। पहली बात तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ठीक है। और दूसरी बात, जब ये आपके पास सेल एंड परचेजिंग के मामले देखने को मिलते हैं तो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में भी यहाँ पे इनकी चीजें देखने को मिलती है। एम्प्लॉयमेंट लगभग 58.78% और लगभग आपके पास 13.78% के अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली 13% ग्रोस वैल्यू स्टेट वैल्यू एडेड में कंट्रीब्यूट करता है। तीसरी बात और हमारे पास अगर देखी जाए कि बैकबोन हमारे पास एम्प्लॉयमेंट देता है, कंट्रीब्यूशन करता है सेल एंड परचेज, साथ साथ में फूड सिक्योरिटी भी क्या करते हैं हमें, हमारे स्टेट में क्या करता है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। मतलब आपके पास फूड की कोई कमी नहीं होने देगा आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाउ डज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नहीं सपोर्टिंग फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है, पर फूड को प्रोवाइड करता है, टूरिज्म को प्रमोट नहीं करता है, रिड्यूसिंग लिटरेसी रेट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। चलो, और अगर आपसे पूछा जाए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में आपने 2-4 चीजें यहाँ पे याद रखनी है। देखो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पहले नाम आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो है क्या, चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कहाँ पर है, पालमपुर में है। होता क्या है, 1966 में ये कॉलेज बनता है, ठीक है, कॉलेज बनता है 1966 में, और 1978 में इसी ही कॉलेज को किस नाम से चेंज कर दिया जाता है, यूनिवर्सिटी का दर्जा यहाँ पर दे दिया जाता है। इस यूनिवर्सिटी के जो पहले वाइस चांसलर बनते हैं, डॉक्टर हेतराम कालिया इनका क्या था, नाम था। और अभी के जो प्रेजेंट के जो वाइस चांसलर हैं वो हैं आपके पास डॉक्टर नवीन करके, देख लेना, ये कंफर्म कर लेना एक बार नाम, ठीक है, डॉक्टर नवीन करके नाम है। और अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन रहते हैं, तो आप सभी को ही पता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट हमेशा ही क्या रहते हैं, चांसलर रहते हैं किसी भी क्या यूनिवर्सिटी के। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर रहते हैं वो तो रहते हैं गवर्नर, बट वाइस चांसलर यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। और अगर पूछा जाए कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट कौन देते हैं, तो वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट होती है बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो सपोर्टिंग फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात कर रहा है किसके बारे में, देखो, विच सेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो कौन सा सेक्टर प्रोवाइड करता है, तो हिमाचल प्रदेश में जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो कौन सा सेक्टर करता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। स्पेशली कहाँ पे, तो स्पेशली ये जो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन रहती है एम्प्लॉयमेंट की इन रूरल एरियाज, इन रूरल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के रूरल एरियाज में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के रूरल एरियाज में क्या होती है, सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाती है वो एग्रीकल्चर के ही द्वारा की जाती है, ठीक है। सेकंड वन आपने याद रख लेना, लगभग या अप्रोक्सीमेटली 58% क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। कि या आपने यहाँ पर याद रख लो कि प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 58% एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट, ठीक है। लगभग आपके पास 58% क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन था क्या, बोल रहा था हमारे पास कि कौन सा सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू हिमाचल प्रदेश। क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है, देखो, फूड सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फूड सिक्योरिटी और साथ साथ में क्या है, इसका प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट, ये प्रोवाइड करता है, परसेंटेज मैंने आपको यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है कि आपके पास विच इज अलाइड एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। देखो, मैंने आपको क्या बताया, इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें लिखा था एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर, ठीक है, इट्स अलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूटेड इनटू द
इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड क्या करते हैं, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका एलाइड सेक्टर है कौन सा, तो इसका सबसे बड़ा जो एलाइड सेक्टर है वो है कौन सा, हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर इसका एलाइड सेक्टर सबसे बड़ा यहाँ पर माना जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी जियोग्राफिकल चैलेंज फॉर फार्मर्स इन हिमाचल प्रदेश, कि बताओ ज्योग्राफिकल चैलेंजेस बता दो, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल चैलेंज क्या क्या हैं, ज्योग्राफिकल चैलेंज की अगर बात की जाए तो ज्योग्राफिकली जो चैलेंजेस हैं हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स को, वो कौन कौन से हैं। पहली बात, पहला तो है हिली टेरेन, ठीक है, हिली टेरेन है। तो हिली टेरेन से होता क्या है कि हमारे पास फार्मर्स नॉट एबल टू, ठीक है, इरिगेट देयर लैंड, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों में यहाँ पर लैंड को इरिगेट करने की आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। दूसरी हमारे पास जो हमारे पास है वो है इरेटिक वेदर कंडीशन, जो आजकल का जो वेदर जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके कारण भी यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर को क्या वो क्या हुई है, डिमिनिश्ड यहाँ पर हुई है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा हमारे पास है क्या, लिमिटेड इरिगेशन प्लान, हमारे पास लिमिटेड ही इरिगेशन प्लान है। और मैंने आपको लिमिटेड इरिगेशन प्लान कितने बताए थे, देखो लगभग लगभग आपके पास 5 इरिगेशन प्लान आपने याद रखने हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे इरिगेशन प्लान्स के बारे में। लिमिटेड इरिगेशन प्लान है। चौथी बात, हमारे पास हिली टेरेन है, इरेटिक वेदर कंडीशन है, लिमिटेड इरिगेशन प्लान है, ठीक है। लगभग लगभग 18% ही हमारे पास जो इरिगेट होती है लैंड वो इरिगेशन प्रोजेक्ट के थ्रू होती है, बाकी 82% रेस्ट डिपेंड ऑन दी रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद लेस कनेक्टिविटी है हमारे पास, कनेक्टिविटी ही नहीं है, लेस कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं है टू दी मार्केट्स, मार्केट में हमारे पास कंट्री आपके पास क्या है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये 3-4 हमारे पास क्या है, मेन ज्योग्राफिकल यहाँ पर चैलेंज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि प्राइमरी जियोग्राफिकल चैलेंज बता दो फार्मर्स के लिए। तो प्राइमरी हमारे पास क्या आ जाएगा, हिली टेरेन, ठीक है। हिली टेरेन की वजह से यहाँ पर क्या है हमारे पास दिक्कत है, फूड प्रोन प्लेन्स है नहीं, डेंस फॉरेस्ट तो अच्छी बात है, वास्ट डेजर्ट की भी कोई इशू नहीं है। तो रियलिटी में हमारे पास ये 4 कंडीशन हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, जिसमें सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो है हिली टेरेन। पहाड़ियों का जो एरिया है वो क्या करता है, लिमिटेड द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ हाउ डज द हिली टेरेन इम्पैक्ट एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। ये जो हिली टेरेन जो है ना हमारे पास, इस तरीके से पहाड़ों में जो खेती की जाती है वो किस तरीके से क्या करता है, हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर को क्या करता है, ये आपके पास इम्पैक्ट करता है। तो बोल रहा है कि इंक्रीज करता है इरिगेशन एफिशिएंसी को नहीं, रिड्यूस करता है इनपुट कोस्ट को, जो इनपुट कोस्ट है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। उसका बाद बोल रहा है कि इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है, ये इंक्रीज कर देता है ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को, ठीक है। मतलब हिली टेरेन या पहाड़ों में जाना जो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी और डेवलपमेंट कॉस्ट भी क्या होगी इसकी ज्यादा होगी, तो कनेक्टिविटी इससे अच्छे नहीं बन पाएगी। तो ये हमारे पास राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मेजर इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। जब एग्री जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, मेजर इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा है आपके पास क्लाइमेट चेंज से। तो इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी नहीं, अनप्रेडिक्टेबल वेदर जो हमारे पास पैटर्न्स हैं, स्टेबल क्रॉप प्रोडक्शन है और अबंडेंट रेनफॉल नहीं। तो क्लाइमेट कंडीशन से हमारे पास क्लाइमेट चेंजेस से हो क्या रहा है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है हमारे पास प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर डिमिनिश्ड, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो हमारे पास जो आपके पास क्या है, जो प्रोडक्शंस है वो क्या हो रही है, कम यहाँ पर हो रही है। व्हाट इज द कॉमन इरिगेशन चैलेंज फार्मर्स इन हिमाचल प्रदेश। कॉमन क्या बोल रहा है कि कॉमन इरिगेशन फार्मर्स चैलेंजेस बता दो फार्मर्स के लिए हिमाचल प्रदेश में। तो देखो आप सभी को ही पता है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है हमारे पास बहुत कम है। तो हमारे पास जो इरिगेशन जो चैलेंज है वो हमारे पास है क्या, फार्मर्स के लिए एक्सेस वाटर सप्लाई है क्या, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी, लैक ऑफ इरिगेशन लॉस, ठीक है।
तो लैक ऑफ इरिगेशन लॉ एंड डिपेंड ऑन दी रेनफॉल। तो हमारे पास कॉमन इरिगेशन चैलेंजेस की बात कर रहा है, तो चैलेंजेस हैं क्या? चैलेंजेस हैं हमारे पास इरिगेशन लॉज, ठीक है, इरिगेशन लॉज भी नहीं, आपके पास डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल कि सबसे बड़ा चैलेंज है क्या हमारे पास कि हम क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे, बिकॉज ऑफ देखो हमारे पास ओनली 18% ऑफ द लैंड, 18% ऑफ द लैंड irrigated through the irrigation projects। सिर्फ 18% ही लैंड ऑफ द स्टेट इरिगेट होती है आपके पास इरिगेशन प्रोजेक्ट, और बाकी 82% हमारे पास क्या है, 82% डिपेंड ऑन रेनफॉल, डिपेंड ऑन रेनफॉल। किस पर डिपेंड करती है ये? रेनफॉल पे डिपेंड करती है 82% पूरी की पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बहुत ही लिमिटेड से इरिगेशन हमारे पास चीजें हैं, और हमारे पास जो 18% में भी जो सबसे मेजर जो हमारे पास इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, उसमें सबसे पहले जो देखने का मिलेगा आपको वो देखने को मिलेगा साहानियर। साहानियर इरिगेशन प्रोजेक्ट है कहाँ पे? तो साहानियर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है वो है हमारे पास कांगड़ा में, और ये लगभग आपके पास 15,827 हेक्टेयर की लैंड को ही क्या करता है, इरिगेट। इट ओनली इरिगेट 15,827 हेक्टर ऑफ लैंड इन दी स्टेट। दूसरा हमारे पास आपने सुना होगा भभोर साहिब, ठीक है, भभोर साहिब इरिगेशन प्रोजेक्ट। और ये जो भभोर साहिब इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है ना, ये भभोर साहिब इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या करता है, टुक वाटर फ्रॉम नंगल प्रोजेक्ट, ठीक है, टुक वाटर फ्रॉम द नंगल डैम, ये नंगल डैम से पानी यहाँ पर लेता है। तीसरा आपने सुना होगा आपके पास किसके बारे में, बल वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, बल वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट जो 1962 में यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड इन 1962। और आपने एक सुना होगा बलद्वारा इरिगेशन प्रोजेक्ट, बलद्वारा इरिगेशन प्रोजेक्ट, बलद्वारा इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो बलद्वारा और बल वैली दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, मंडी में है, और ये भभोर साहिब कहाँ पर है, ये है ऊना में, ठीक है। तो ये लगभग आपके पास अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे 3,000 हेक्टेयर लैंड को ही क्या करते हैं, आपके पास क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं। ये लगभग 2,000 के अराउंड, और ये दोनों के दोनों लगभग 3,000 हेक्टेयर लैंड को क्या करते हैं, आपके पास इरिगेट करते हैं। बाकी जो 82% है हिमाचल प्रदेश का, तो 82% क्या रहता है, डिपेंड ऑन रेनफॉल की, रेनफॉल के ही ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर डिपेंड करता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच नेचुरल फैक्टर नेगेटिवली अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन द हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हमारे पास जो क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो इरेगुलर रेनफॉल बिल्कुल सही है, स्टेबल क्लाइमेट कंडीशंस, तो ये तो अवेलेबिलिटी ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर तो बहुत कम है, प्रेजेंस ऑफ द लार्ज रिवर बेसिन, ठीक है। तो नेचुरल फैक्टर नेगेटिवली इफेक्ट करता है, तो इरेगुलर रेनफॉल ही सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर आपके पास कि जहाँ पर जिस टाइम पे अगर रेनफॉल अच्छा हो गया तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके पास एग्रीकल्चर अच्छा देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर क्रॉप्स अच्छी देखने को मिलेगी। और जिस टाइम पे बारिशें नहीं होंगी उस टाइम पे आपके पास एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर कम होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द की रीजन फॉर द हाई इनपुट कॉस्ट इन हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर, कि हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर में ऐसी क्या चीजें हैं जिससे इनपुट कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा है। तो इनपुट कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा है बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन, हिमाचल प्रदेश में डिफिकल्ट टेरेन है, ठीक है, हिली टेरेन है, इसलिए वहां पर कनेक्टिविटी यहाँ पर और एग्रीकल्चर सेक्टर को या एग्रीकल्चर यहाँ पे क्रॉप्स उगाने के लिए बहुत दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर क्लाइमेट से भी कुछ अगर कंडीशंस की बात कही जाए तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ टू फ्लड। तो देखो एक और हमारे पास कंट्रीब्यूशन रहती है फ्लड की, जब क्लाइमेट यहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलते हैं तो फ्लड एंड हमारे पास सोइल इरोजन इज ऑल्सो अ मेजर क्या है हमारे पास कंट्रीब्यूटर इन द हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर, नेगेटिवली कंट्रीब्यूटर इन द हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट क्या डालते हैं,
बोल रहा है कि सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं क्या, रिड्यूस इरिगेशन नीड्स, डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड लैंड्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो फ्लड्स वगैरह आते हैं हिमाचल प्रदेश से, इससे होता क्या है कि जो पूरे का पूरा जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर खत्म होते हुए दिखता है, मतलब जो पूरी की पूरी क्रॉप्स एंड लैंड्स को ही क्या कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि व्हाट इज कॉमन चैलेंजेस फॉर फार्मर्स ड्यूरिंग ए ड्राई पीरियड्स। तो सूखे के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे पास एग्रीकल्चर की, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है वाटर स्कैरसिटी। मैंने आपको बताया हमारे पास क्या है, लिमिटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, जिससे हम 18% ही लैंड को इरिगेट करते हैं इन द हिमाचल प्रदेश, और 82% लैंड जो हमारे पास डिपेंड ऑन रेनफॉल, 82% जो हमारे पास जो चीजें हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिपेंड करता है किस पे, रेनफॉल पे। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आने वाले एग्जाम पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है कि व्हाट डज मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा, इस बार के जो हमारे पास जो 2023-2024 का जो हमारे पास जो आपके पास इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें हमारे पास देखो मेन 2 स्कीमों के बारे में डिफाइन किया गया था, और एक स्कीम हमने इस क्लास में ऐसे की थी जो इम्पॉर्टेंट है और आजकल वो बहुत चर्चा पे रहती है। तो पहली हमने जो स्कीम डिस्कस की थी उस स्कीम का नाम था हिम उन्नति स्कीम। अब ये हिम उन्नति स्कीम करती क्या है, देखो पहली बात हिम उन्नति स्कीम की क्या चीजें हैं, हिम उन्नति स्कीम की पहली बात है क्या, ये मॉडर्नाइजिंग द, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन द एग्रीकल्चर क्रॉप, ठीक है, या एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका काम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करो, आपके पास मॉडर्नाइज करो, ट्रैक्टर लगाओ, ठीक है, जो पुरानी चीजें हैं उनको कम यूज करो, ऐसी फसल लगाओ जिससे हाई यील्ड या हाई प्रोडक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पहली बात इसकी है क्या कि मॉडर्नाइज कर दो एग्रीकल्चर सेक्टर को, और दूसरी बात इसने क्या बोली, इनहांस फार्मर इनकम्स, ठीक है, कि हमने किसी भी तरीके से क्या करना है, फार्मर्स की इनकम को क्या करना है, इनहांस करना है, इनहांस फार्मर्स इनकम, कि फार्मर्स की जो या किसान की जो इनकम है ना उसको हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो 2 बातें हमने हिम उन्नति स्कीम से यहाँ पर बातें ख्याल पे रखनी है। दूसरी हमने यहाँ पर बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश या मुख्यमंत्री है ना, इस तरीके से याद रख लेना, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन बीमा योजना या मजदूर आपके पास सुरक्षा योजना, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, यहां पर बात कही हमारे पास पार्शियल एम्प्यूटेशन की, पार्शियल एम्प्यूटेशन की, ठीक है। इसमें क्या कहा हमारे पास पार्शियल एम्प्यूटेशन में, कि जो भी हमारे पास जिसमें भी हल्का फुल्का अगर एग्रीकल्चर के टाइम पे किसी भी किसान को हल्की फुल्की चोट लगती है, तो उसको एक पॉलिसी दी जाएगी, 10 से लेकर 40,000 रुपए तक इंश्योरेंस किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, आपके पास डिसेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा, और यहाँ पर किसी फार्मर की अगर डेथ होती है तो उसको 3 लाख रुपए का यहाँ पर इंश्योरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। एक इस बार के बजट में भी बात हुई थी स्कीम के बारे में, जो तीसरी हम बात करने वाले हैं, अब थर्ड वन, ये हमारी 2 स्कीमें हमने बात कर ली। तो जो हमारे पास जो लास्ट स्कीम बचती है उसमें एग्रीकल्चर के बारे में भी, और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने भाषण में भी ये बातें कही थी, और साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे में भी यहाँ पर ये तीसरी स्कीम के बारे में आया हुआ था, और स्कीम का नाम क्या था, प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना, प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना। प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना में क्या कहा गया, इसमें कहा गया टू प्रमोट ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, ठीक है, टू प्रमोट ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, कि हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल फार्मिंग को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, जिससे होगा क्या इससे, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या सस्टेनेबल फार्मिंग जो होगी, ऑर्गेनिक मतलब विदाउट केमिकल पेस्ट से अगर हम फार्मर्स को क्या करेंगे, इन बूस्ट करेंगे कि आप एग्रीकल्चर के या क्रॉप्स को लगाओ, तो उससे होगा क्या, एक आपके पास नेचुरल क्रॉप्स को सेल करेंगे, और इससे होगा क्या, फार्मर्स की इनकम को क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो टू इम्प्रूव दी फार्मर्स इनकम, ठीक है, या टू इनहांस दी फार्मर इनकम। और दूसरी बात इस प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना में क्या कहा,
कि एक तो ऑर्गेनिक फार्म और सस्टेनेबल फार्मिंग करो, ठीक है। ऑर्गेनिक तो मतलब आपके पास सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल अच्छी रहेगी तो वो सस्टेनेबल फार्मिंग रहेगी, और उससे होगा क्या कि फार्मर्स की इनकम यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो 3 हमारे पास मेजर जो हमने बातें करी हैं स्कीम्स के बारे में रिलेटेड विद एग्रीकल्चर सेक्टर, मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ओवरव्यू यहाँ पर दे दिया। तो पहला क्वेश्चन है कि इस स्कीम से बोल रहा है कि मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में है क्या, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्री सीड्स देता है क्या, नहीं, कंपनसेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है फॉर द डिसेबिलिटी एंड दी डेथ, ठीक है। तो डिसेबिलिटी के लिए मैंने आपको, अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो तो 10 से लेकर 40,000 तो रुपए तक कंपनसेशन दी जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास अगर कोई मेजर डिसेबिलिटी हो तो 1 लाख रुपए की यहाँ पर कंपनसेशन दी जाती है, और अगर किसी फार्मर की यहाँ पर डेथ देखने को मिले तो 3 लाख रुपए की यहाँ पर क्या देने को यहाँ पर सरकार क्या करती है, कंपनसेशन यहाँ पर देती है, ठीक है जी। चलो, तो क्वेश्चन हमारे पास था क्या कि मुख्यमंत्री का जो प्रोवाइड है क्या करती है, तो कंपनसेशन यहाँ पर क्या करती है, प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन इस ही स्कीम से रिलेटेड है, बोल रहा है कि कंपेंसेशन बता दो मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर सुरक्षा योजना के लिए, ठीक है। बट किसके लिए, डेथ, ठीक है। तो डेथ के लिए कितना दिया जाता है, 3 लाख रुपए स्कीम के अंडर यहाँ पर प्रोविजन रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात है, बोल रहा है कि कितना कंपेंसेशन दिया जाएगा, कितना कंपेंसेशन दिया जाएगा पार्शियल एम्पुटेशन के लिए, ठीक है। पार्शियल मतलब हल्की फुल्की अगर चोट लगी हो तो उसके लिए जो प्रोवाइड करती है सरकार, वो करती है 10 से लेकर 40,000 रुपए यहाँ पर क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बता दो विच स्कीम प्रमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द हिमाचल प्रदेश। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन सी स्कीम इंट्रोड्यूस की है हिमाचल सरकार ने, तो ये की है प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना। इसमें क्या किया जाता है, प्रमोट ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, और दूसरी बात यहाँ पर क्या बोली है, टू इनहांस दी फार्मर इनकम, कि फार्मर की इनकम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनहांस करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ व्हाट इज द मेन गोल ऑफ हिम उन्नति योजना। तो हिम उन्नति योजना के 2 गोल थे, क्या क्या गोल था, तो इसका पहला था मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है, हाई यील्ड यहाँ पर आपके पास प्रोडक्टिव हाई यील्ड क्रॉप्स यहाँ पे लगानी है, ठीक है, एक मॉडर्नाइज करना है। दूसरी बात हमारे पास हाई यील्ड आपके पास क्रॉप्स यहाँ पे लगानी है, और तीसरी बात क्या करना है हमने, कि फार्मर्स की इनकम को क्या करना है, इंक्रीज करना है, इनहांस फार्मर्स इनकम, ठीक है। फार्मर्स की इनकम को हमने क्या करना है, इनहांस करना है। तो बोल रहा है कि मेन गोल क्या है हिम उन्नति योजना का, तो मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज द फार्मर्स इनकम, की मॉडर्नाइज करेंगे और फार्मर्स की इनकम को क्या करेंगे, इनहांस करेंगे इस आपके पास योजना में। नेक्स्ट है हमारे पास प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के बारे में बातें हुई है, बोल रहा है कि प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना किस पर एम्फेसाइज करती है, तो ये एम्फेसाइज करती है ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, और जिसका मतलब है कि ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्मिंग का विदाउट केमिकल्स, ठीक है, विदाउट केमिकल्स की हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर को हमने मतलब क्रॉप्स को यहाँ पे लगाना है। तो केमिकल बेस्ड फार्मिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स, ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्मिंग विच इज विदाउट केमिकल बेस्ड फार्मिंग, ठीक है, जो क्या होगी, विदाउट केमिकल बेस्ड यहाँ पे फार्मिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर विच स्कीम फार्मर इनकरेज्ड टू सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन हिमाचल प्रदेश, कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसके अंडर क्या है आपके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने की बातें कही जाती हैं। तो प्राकृतिक खेती आपके पास प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना करके स्कीम का क्या है, नाम है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द प्राइमरी क्रॉप टाइप इन हिमाचल प्रदेश। प्राइमरी क्रॉप्स कौन कौन सी है, तो राइस, व्हीट, ठीक है, ये सारी की सारी यहाँ पर बातें आ जाती हैं, ठीक है। तो राइस एंड व्हीट भी है, मिलेट्स, पल्सेस तो नहीं, दालें वगैरह तो नहीं होती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी होते हैं। अगर इसके अलाइड सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर के बारे में साथ साथ में हम बात करें, हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो इसका अलाइड सेक्टर है, तो राइस एंड व्हीट्स तो मेन एग्रीकल्चर का आ जाएगा, साथ साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। कॉटन वगैरह तो कम होता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर आंसर यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है।
अगर आपसे मेन अगर एग्रीकल्चर का पूछा होगा तो राइस एंड व्हीट वगैरह लगा सकते हो, ठीक है? और अगर एग्रीकल्चर का दिया होगा तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये फ्रूट्स एंड यहाँ पर वेजिटेबल बता रहा है, ठीक है? मतलब ये हॉर्टिकल्चर से बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच फैक्टर सपोर्ट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश? हॉर्टिकल्चर क्यों हिमाचल प्रदेश में बहुत फेमस है? देखो, आई होप आपको सबको हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे से आती होगी। देखो, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी का जो हमारे पास एल्पाइन जो जोन है, ठीक है? वो एल्पाइन जोन क्या करता है, आपके पास जो क्लाइमेटिक जो हमारे पास कंडीशंस हैं, जिसकी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है हमारे पास एल्पाइन जोन की, वो एक बूस्ट करती हैं, या एक सिमुलेशन प्रोवाइड करती हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं जिसे हॉर्टिकल्चर सेक्टर यहाँ पर क्या हो सके, यहाँ पर बूस्ट हो सके, या सारे के सारे फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो व्हाट फैक्टर सपोर्ट्स द हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश, क्या है? तो क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है? क्लाइमेटिक कंडीशन या कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द स्टेट क्या करती है, प्रमोट द हॉर्टिकल्चर इन द हिमाचल प्रदेश। तो हमारे पास जो एल्पाइन जोन का जो रीजन है वो सबसे बेस्ट है हमारे पास किसके लिए, ठीक है, इसके हॉर्टिकल्चर के लिए। बोल रहा है कि विच फ्रूट इज वाइडली कल्टीवेटेड इन हिमाचल प्रदेश, कौन सा सबसे ज्यादा वाइडली कल्टीवेटेड है हिमाचल प्रदेश में? देखो, एप्पल जो है ना, एप्पल वो क्या करता है, पूरे के पूरे जो हमारे पास हॉर्टिकल्चर की जो लैंड है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर की जो लैंड है हिमाचल प्रदेश में लगभग लगभग 246 लाख हेक्टेयर हमारे पास हॉर्टिकल्चर के अंडर आती है हिमाचल प्रदेश में, टोटल लैंड, जिसका अप्रोक्सीमेटली 48% में क्या होता है, एप्पल को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। और पूरे के पूरे जो हमारे पास फ्रूट्स हैं, इसका लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 82% अकेला ही क्या प्रोड्यूस होता है, एप्पल यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। अगर एप्पल के बारे में बात कही जाए, देखो थोड़े से एक दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एप्पल से कि जो एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कुल्लू से एप्पल का, और एक क्वेश्चन बनता है शिमला से। देखो, कुल्लू में हुआ क्या था, कुल्लू में एक बंदरोल नामक जगह है जहां पर क्या किया गया था, पहला ऑर्चिड, ठीक है, ऑर्चिड मतलब बागान लगाया गया था, किसका, एप्पल का। और किसके द्वारा लगाया गया था, आपके पास बाय आरसी ली के द्वारा। और ये आरसी ली ने इसको कब लगाया था, 1870 में, ठीक है, 1870 में। एक शिमला में क्या होते हैं, शिमला में क्या होता है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी या हाईएस्ट, शिमला इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एप्पल, ठीक है। एप्पल का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो कौन सा है, शिमला है, ठीक है। एप्पल यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। और इनको जो प्रमोट किया था, या इनकी जो शिमला में जो आपके पास जो खेती लगाई गई थी, वो किसके द्वारा, सैमुअल इवान स्टोक के द्वारा, ठीक है, सैमुअल इवान स्टोक के द्वारा यहाँ पर शिमला में कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलती है कि इन्हीं के ही द्वारा शिमला में ये एप्पल को प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। कुछ यहाँ पर वेराइटी शिमला में लाई गई थी, हाई इल्ड वेराइटीज, ठीक है, यहाँ पर शिमला में क्या की गई थी, लाई गई थी बाय दी सैमुअल इवान स्टोक। सैमुअल इवान स्टोक वही हैं जो बेगार और आपके पास भेंट और बेगार के अगेंस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, जो 24 अगस्त 1943 को हिमाचल प्रदेश से अबॉलिश कर दी गई थी, ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर? तो बोल रहा है कि इकोनॉमी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इकोनॉमी में करते हैं लगभग लगभग 13.70%। और एम्प्लॉयमेंट अलग अप्रोक्सीमेटली 58.78% के अप्रोक्सीमेटली क्या करते हैं, ये आपके पास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर क्या करता है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन द रूरल एरिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन सोर्स इनकम फॉर फार्मर्स इन हिमाचल प्रदेश? तो सभी को ही पता है आपके पास, एक तो हॉर्टिकल्चर है और एक दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर है। तो फार्मर्स के लिए जो स्पेशली हमारे पास ये दो ही हमारे पास क्या हैं, चीजें हैं जिससे क्या देखने को मिलती है, फार्मर्स की इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। और गवर्नमेंट की भी स्कीम्स वगैरह मैंने आपको बता दी, दिक्कतें भी क्या क्या हैं एग्रीकल्चर से वो भी हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट चैलेंजेस डज हिमाचल प्रदेश फेस इन द मार्केटिंग एग्रीकल्चर? तो मार्केटिंग से रिलेटेड क्या है एग्रीकल्चर, ठीक है, क्या अर्बन माइग्रेशन, क्या इसका कोई इशू है क्या, ओवर प्रोडक्शन तो कोई अच्छी, देखो पुअर रोड कनेक्टिविटी इन द हिली रीजन, ठीक है। और जोग्राफिकल रीजन है क्या कि हिली टेरेन्स है, वेदर क्लाइमेट्स हमारे पास इफेक्ट है ना, इरेटिक वेदर कंडीशन दिक्कतें करती हैं, ठीक है, लिमिटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सारी की सारी एग्रीकल्चर को भी यहाँ पर क्या करती हैं, अफेक्ट यहाँ पे करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है
कि बता दो हाउ हैज हिमाचल प्रदेश इनकरेज्ड मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक जो हिमाचल प्रदेश में होती है वो होती है हिमोन्नति योजना, ठीक है। और ये बाकी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है स्कीम्स, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह ये तो कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन हिमाचल प्रदेश। तो मेजर हमारे पास एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन सी जाती है, राइस कल्टीवेशन इन प्लेन्स, टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज, प्लांटेशन और मैकेनाइज्ड फार्मिंग ऑन लार्ज फार्म, ठीक है। तो राइस कल्टीवेशन इन प्लेन्स एरिया एंड टेरेस फार्मिंग इन द हिल एरियाज, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास ठीक है, टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज, बिकॉज यहाँ पर क्या की जाती है, टेरेस फार्मिंग की जाती है किससे बचने के लिए, हिली एरिया में, ठीक है, ताकि ज़्यादा स्लोप यहाँ पर पानी को ना इरिगेट कर दे, सोइल इरोजन ना हो। तो फॉर द सोइल इरोजन के लिए और लैंडस्लाइड के लिए इरिगेशन यहाँ पे की जाती है, टेरेस फार्मिंग यहाँ पे की जाती है। बोल रहा है कि व्हाट इज द ओवरऑल गोल फॉर एग्रीकल्चर पॉलिसी इन द हिमाचल प्रदेश। ओवरऑल गोल है क्या, देखो ओवरऑल गोल है कि क्रॉप यील्ड को क्या करना है हमारे पास, रिड्यूस करना है, लिमिटेड इंक्रीज फार्मर इनकम एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। लिमिट करना है एग्रीकल्चर को या शिफ्ट फोकस करना है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, नहीं, इंक्रीज करना है फार्मर की इनकम को एंड प्रमोट करनी है क्या, सस्टेनेबिलिटी। यही ओवरऑल हमारे पास क्या है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का गोल है, किस सेक्टर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर से यहाँ पर हमने बातें की। इस तरीके से हम पूरे के पूरे हिमाचल जी को कवर करेंगे और सारे जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, चाहे भेड़ बेगार रीत हो, चाहे मैरिज फंक्शन हो, चाहे आपके पास कोई भी किसी तरीके से यहाँ पे, चाहे चंबा ब्रोंज आर्ट हो, चंबा रुमाल, ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, चाहे आपके फोक डांस हो, फोक सिंगिंग हो, ठीक है, डांस ड्रामा, हर एक टॉपिक को हम बिल्कुल एमसीक्यूज की सीरीज से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और हर एक सेक्टर को अच्छे से रिवाइज करके यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं इसी तरीके के एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।